सबसे बड़ा मेकअप किट का जादू। एक गांव था जिसका नाम उदयपुर था, पर एक श्राप की वजह से वो गांव पूरी तरह से बदल गया था। पहले उस गांव में सभी लोग बहुत ही खुशहाल जीवन जीते थे। वहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा गोरे हुआ करते थे, पर एक श्राप की वजह से वहाँ के लोग सभी काले हो गए और इससे सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी रहने लगे, क्योंकि दूसरे गांव के लोग उन लोगों की काफी ज्यादा हंसी उड़ाया करते थे और उन्हें भी अपने कालेपन पर काफी शर्मिंदगी महसूस होती थी, क्योंकि वे लोग सबसे ज्यादा काले थे। उसी गांव में रामू अपनी पत्नी शीला और अपनी बेटी मीना के साथ रहा करता था। वो भी इसी वजह से काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि वो लोग भी काफी ज्यादा काले थे, पर वो अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे घर में करना चाहता था। पर काले होने की वजह से कोई भी उनकी बेटी से शादी नहीं करता था। एक दिन की बात है, रामू अपनी पत्नी और अपनी बेटी मीना के साथ बैठा हुआ होता है। तभी वो अपनी पत्नी शीला से कहता है, हमारा तो नसीब ही खराब है जो हम लोग इतने काले हैं। यदि हम लोग गोरे होते तो हमारी बेटी की शादी किसी अच्छे घर में हो जाती। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये तो श्राप पूरे गांव में लगा हुआ है और इस श्राप से सभी लोग जूझ रहे हैं। यदि हम लोग गोरे होते तो हम लोगों को भी काफी इज्जत मिलती, पर इस श्राप की वजह से कोई भी हमारी इज्जत नहीं करता। आप लोग चिंता क्यों कर रहे हो? इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं है। ये तो सब भगवान किया हुआ है। यदि भगवान चाहेंगे तो हम लोग भी इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। पर कब होंगे? हमारी दूसरी पीढ़ी इस श्राप से जूझ रही है, पर अभी तक हम लोग इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाए और मुझे तो लगता है कि हम लोग कहीं ऐसे ही मर न जाएं। ये सुनकर मीना काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे पता था ये श्राप उन लोगों के लिए एक अभिशाप था, जिस वजह से वो लोग काफी ज्यादा परेशान थे। एक दिन की बात है, मीना अपनी सहेली ज्योति के साथ बैठी हुई होती है। तभी मीना ज्योति से कहती है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं अपने गांव को इस श्राप से मुक्ति कैसे दिलाऊं, क्योंकि इस श्राप की वजह से हम सभी लोग बहुत ज्यादा काले हैं। हाँ, तुम एकदम ठीक कह रही हो। इस श्राप की वजह से हम सभी बहुत ज्यादा काले हैं और इसी वजह से सभी गांव वाले भी बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं। यदि हमें इस श्राप का कोई तोड़ मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, तो इससे हम अपने गांव का श्राप मिटा सकते थे। पता नहीं इस श्राप को तोड़ क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। इतने साल हो गए हैं पर अभी तक किसी ने भी इस श्राप का तोड़ नहीं ढूंढ पाया है। पर यदि हम लोग कोशिश नहीं करेंगे तो इस श्राप को तोड़ कैसे ढूंढ पाएंगे? हमें कोशिश भी तो करनी चाहिए, तभी तो हम इस श्राप का तोड़ ढूंढ पाएंगे। अभी वो दोनों बात ही कर रही होती है, तभी आसमान से परी आती है जिसका नाम सुनहरी परी होता है, और वो उन लोगों को दुखी देखकर उनसे कहती है, क्या हो गया? तुम लोग इतने दुखी क्यों लग रहे हो? सुनहरी परी को देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और मीना सुनहरी परी से कहती है, अरे आप तो परी हैं, आप हमारे गांव में कैसे आई? क्योंकि अभी तक हमारे गांव में कोई भी परी नहीं आई थी, पर अचानक आपका यूँ आना मुझे कुछ अच्छा संदेश लग रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो तुम लोगों को काफी उदास देखा, इसलिए तुम लोगों के पास चली आई। पर तुम लोग इतने काले क्यों हो? अब आपको हम लोग क्या बताएं, हमारे गांव को श्राप लगा हुआ है, इसलिए हम सभी लोग काले हैं और अब हम लोग इस श्राप से मुक्ति पाना चाहते हैं, क्योंकि श्राप की वजह से हम लोग काफी ज्यादा दुखी रहते हैं। हाँ, मीना एकदम ठीक कह रही है। इस श्राप की वजह से हमारे माता पिता भी बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं, क्योंकि श्राप की वजह से हम लोगों से कोई भी अच्छे तरीके से बात नहीं करता है और पूरा गांव भी इस श्राप के कारण बहुत ज्यादा दुखी रहता है। पर ये श्राप आपके गांव को दिया किसने था? मुझे इस श्राप के बारे में बताओ, शायद मैं तुम लोगों की मदद कर सकूं। मुझे इस श्राप के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, बस इतना पता है कि ये श्राप यदि कट जाए तो हम लोगों की जिंदगी संवर जाएगी, वरना हमारे माता पिता यूं ही तिल तिल कर मरते रहेंगे और हम लोग अपने माता पिता को यूं मरता हुआ नहीं देख सकते। आप तो परी हैं, आप हमारे लिए कुछ क्यों नहीं कर देती? इस पर सुनहरी परी काफी देर तक सोचती रहती है और फिर उन दोनों से कहती है, ठीक है, तो मैं इस गांव को इस श्राप से मुक्ति दिलाऊंगी। अब तुम लोगों को कोई भी काला नहीं कहेगा।
अब तुम लोग कोई भी काले नहीं रहोगे। तुम सभी लोगों को एक साथ इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। वो कैसे? क्या आप सच कह रही हैं? हम सभी लोग इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल, तुम सभी लोग इस श्राप से मुक्त हो जाओगे और तुम सभी लोग भी गोरे हो जाओगे। और ये कहकर सुनहरी परी अपने जादू से एक बहुत बड़ा मेकअप किट बनाती है। वो इतना बड़ा होता है कि उसे पूरा गांव देखकर हैरान हो जाता है। तो वो सभी लोग सुनहरी परी के पास जाते हैं। सुनहरी परी गांव वालों को देखकर पूरे गांव से कहती है, अब आप लोगों को इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि ये जादुई मेकअप किट आपको इस श्राप से मुक्ति दिलाएगा। और ये कहकर सुनहरी परी मीना से कहती है, पहले तुम जाओ और इस जादुई मेकअप किट से तुम मेकअप लेकर अपने चेहरे पर लगाओ, इससे तुम गोरी हो जाओगी। ये सुनकर मीना उस बड़े से जादुई मेकअप किट से अपना मेकअप करने लगती है तो वो गोरी हो जाती है। ये देखकर पूरा गांव हैरान हो जाता है, साथ ही पूरा गांव बहुत ज्यादा खुश भी होता है। इसके बाद सभी लोग एक एक करके उस बड़े से जादुई मेकअप किट से मेकअप करने लगते हैं और इससे वो पूरा गांव गोरा हो जाता है। ये देखकर सुनहरी परी काफी ज्यादा खुश होती है और इसके बाद मीना सुनहरी परी के पास आती है और सुनहरी परी से कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाई। यदि आपने ये जादुई मेकअप किट नहीं बनाई होती तो इससे हम लोग कभी भी इस श्राप से मुक्ति नहीं हो पाते। इसमें धन्यवाद करने की कोई भी बात नहीं है, ये तो मेरा कर्तव्य था। क्योंकि मैं एक परी हूँ इसलिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब ये जादू हमेशा आपके गांव में रहेगा। इससे यदि कोई काला भी होगा तो आप लोग उसे भी आसानी से गोरा कर पाएंगे। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। और ये कहकर सुनहरी परी वहाँ से चली जाती है। सुनहरी परी के जाने के बाद पूरा गांव बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अब मीना भी बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसके पास एक बड़ा सा जादुई मेकअप किट था जिसकी मदद से पूरा गांव गोरा हो पाया था। अभी तक तो वो सभी काले थे और अब मीना के माता पिता भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे घर में कर सकेंगे और अब उस गांव को भी श्राप से मुक्ति मिल गई थी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई मिट्टी के चूल्हे की। तो चलिए दोस्तों कहानी देखते हैं। हीरानगर के एक सुंदर से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। वो तीनों साथ में बहुत खुशी से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। एक दिन राहुल के बर्थडे पर वो लोग घूमने गए थे। रास्ते में बस दुर्घटना में राहुल के माता पिता की मौत हो गई। राहुल बहुत ही ज्यादा जख्मी हुआ लेकिन वो बच गया। राहुल को अस्पताल ले जाया गया। जब उसको होश आया तो पता चला कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर राहुल बहुत दुखी हुआ। ठीक होने के बाद राहुल वापस अपने घर लौटा। कुछ दिन तो राहुल ने अपने माता पिता को याद करते हुए गुजार दिए। माँ और पिताजी के जाने के बाद ऐसा लगता है अब मेरी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। कितना अकेला पड़ गया हूँ मैं। कुछ दिनों बाद राहुल के घर का राशन खत्म हो जाता है। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। तब वो सोचता है, मैं अगर ऐसे ही घर में बैठा रहा तो ये घर कैसे चलेगा? मैं खाऊंगा कहाँ से? मुझे अब खेतों में काम करने जाना चाहिए। राहुल अगले दिन से खेत में काम करने जाने लगता है। खेत में काम करने के बाद उसके पास जो पैसे आते वो उनसे कुछ अनाज खरीद कर लाता है और रात को खाना बनाता है। खाना बनाते वक्त अचानक से उसका गैस खराब हो जाता है। वो उसे ठीक करने की बहुत कोशिश करता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं जो मैं इसे ठीक करा सकूं। आज मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। अगले दिन सुबह उठकर राहुल एक मिट्टी का चूल्हा बनाता है। बस खाना बन जाए इस चूल्हे में कुछ दिनों के लिए, फिर बाद में नया गैस ले लूंगा। राहुल चूल्हे में खाना बनाने की कोशिश करते हुए कभी अपना हाथ जला लेता तो कभी धुएं की वजह से खांसने लगता। राहुल किसी तरह जला भुना खाना बना ही लेता है। एक रात राहुल खेत से आने में बहुत लेट हो जाता है। वो घर आकर देखता है तो कुछ भी खाना नहीं बचा था। भूख से राहुल के पेट में आवाजें हो रही थी। राहुल रोते हुए अपनी माँ को याद करता है। माँ, तू होती तो मुझे कभी भूखा नहीं सोना पड़ता। कितनी फूटी किस्मत है मेरी। राहुल रोते रोते अपने मिट्टी के चूल्हे पर खिचड़ी बनाता है। खिचड़ी खाकर कुकर चूल्हे पर ही छोड़ देता है और सो जाता है। अगली सुबह, कल रात मैंने कितनी अच्छी खिचड़ी बनाई थी। कल अगर थोड़ा बचा लेता तो आज भी खा लेता।
राहुल चूल्हे से कुकर उतारता है। ये कुकर इतना भारी क्यों है? कल रात तो मैंने सारी खिचड़ी खा ली थी। राहुल कुकर खोल कर देखता है। राहुल हैरान हो जाता है, लेकिन वो सोचता है कि शायद उसने रात को गलती से ज्यादा खिचड़ी बना ली होगी। राहुल सुबह वो खिचड़ी खाता है और खेत के लिए भी ले जाता है। राहुल उस खिचड़ी को अपने दोस्त विनोद को भी खिलाता है। अरे वाह राहुल, आज तो तुम बहुत बढ़िया खिचड़ी लेकर आए हो। लगता है तुम्हें खाना बनाना आ गया। उसी रात को राहुल रोटी और सब्जी बनाता है। सब्जी की कढ़ाई चूल्हे पर ही रखी होती है। राहुल खाना खाने के बाद जब कढ़ाई चूल्हे से उतारता है तो वो देखता है कि कढ़ाई फिर से सब्जी से भरी हुई है। आज तो मैंने इतनी सब्जी बनाई भी नहीं थी। दूसरी सुबह राहुल दाल बनाता है। खाने के बाद बची हुई दाल राहुल गांव के दूसरे गरीबों में बांट देता है। राहुल, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम हर रोज गांव वालों को खाना बांट रहे हो। कुछ दिन पहले तो तुम्हारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। राहुल विनोद को अपने घर लेकर जाता है और उसे अपना जादुई चूल्हा दिखाते हुए कहता है, ये देखो मेरा जादुई चूल्हा। इसमें अगर खाना बनाए तो वो खाना खत्म ही नहीं होता। जब तुम चूल्हे से बर्तन उतारोगे तभी खाना खत्म होगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है। तुम गांव वालों को फ्री में खाना क्यों दे रहे हो? तुम गांव वालों से इसके पैसे भी तो ले सकते हो ना। नहीं विनोद, मुझे माला माल नहीं बनना। इस चूल्हे ने मेरे बहुत बुरे वक्त में मदद की है। मैं चाहता हूँ इसके जरिए मैं भी दूसरों की मदद करूँ। अरे तुम बुद्धू हो क्या? मैं तुम्हें कह रहा हूँ हम एक होटल खोल लेते हैं। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसलिए तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। राहुल और विनोद ने मिलकर एक होटल खोल लिया। उनकी बहुत ज्यादा कमाई होने लगी। बिना मेहनत के पैसे आते हुए देख विनोद के मन में लालच आ गया और चूल्हे को चुराने के बारे में सोचने लगा। क्यों ना मैं इस चूल्हे को चुरा लूं? अभी जो मुनाफा होता है वो मुझे राहुल के साथ बांटना पड़ता है। अगर मैं इसे लेकर शहर चला जाऊं तो मैं माला माल हो जाऊंगा। 1-2 दिन बाद रात को विनोद वो चूल्हा लेकर शहर भाग जाता है और वहाँ पर एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल लेता है और बड़े बड़े बैनर लगवाता है। फिर वो बड़ी उम्मीदों के साथ चूल्हे पर खाना बनाता है और खाली बर्तन चूल्हे पर ही छोड़ देता है। जब वो थोड़ी देर बाद वहाँ आता है तो उस खाली बर्तन में बहुत सारा गोबर होता है। ये सब देखकर विनोद हैरान रह जाता है और खुद से ही बोलता है, हाय रे मेरी फूटी किस्मत। अब मैं ना तो घर का रहा ना घाट का। अब मैं क्या करूँगा? मैं तो लुट गया। मैं अगर अभी गाँव गया तो राहुल को क्या मुंह दिखाऊंगा? नहीं, मैं जाऊंगा, राहुल से माफी मांगूंगा। मुझे यकीन है मेरा दोस्त मुझे जरूर माफ कर देगा। विनोद चूल्हा लेकर वापस गाँव जाता है और राहुल के पास जाकर बोलता है, राहुल मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। मैं लालची हो गया था। मुझे नहीं पता था कि ये चूल्हा सिर्फ तुम्हारे लिए जादुई चूल्हा है। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है। हाँ मेरे भाई, मैं माला माल होने के लालच में तुम्हारा चूल्हा लेकर शहर चला गया था। वहाँ मैंने बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोला था। इन सब में मेरी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। अब मेरे पास खाने के लिए भी कुछ पैसे नहीं हैं। अब तू ही मेरा सहारा है भाई। तुम चिंता मत करो विनोद, जब तक मैं हूँ तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो चुका है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर तुम चूल्हा नहीं चुराते तो तुम्हारे मन में हमेशा लालच रहता। इतना कहने के बाद राहुल उसे अपने साथ अपने घर में ही रख लेता है और फिर वो दोनों दोस्त सगे भाइयों की तरह रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका फल हमेशा बुरा ही होता है। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे मिंकी टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी नई नई कहानियाँ देखने को मिलती रहें। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं फिर किसी ऐसी नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।